तो चैप्टर 7 इज ऑल अबाउट कंपनी एनालिसिस, बिजनेस एंड गवर्नेंस। ठीक है। इसमें अपन क्या सीखने को मिलेगा? रोल ऑफ कंपनी एनालिसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स, प्राइसिंग पावर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्राइसिंग पावर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ कंपनी, SWOT एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, हाउ टू अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस मॉडल। ठीक है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ बिजनेस, रिस्क क्या होता है और रिस्क को अंडरस्टैंड करना क्यों जरूरी है। ESG फ्रेमवर्क क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑफ कंपनी एंड चेंज ओवर टाइम। ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर 4 अच्छे से रीड किया है, अच्छे से रीड किया, मैंने हमेशा बोला है कि जो RA की क्लास है उसमें मैक्सिमम चीजें एक दूसरे से को रिलेट रहती है। ठीक है। तो चैप्टर 4, एज मेंशन इन चैप्टर 4, इन्वेस्टिंग इज शेयर इन्वॉल्व केयरफुल एंड थॉरो एनालिसिस ऑफ कंपनी बिजनेस। ठीक है। कंपनी इज ऑल्सो अ माइक्रो यूनिट इन इंडस्ट्री, in turn in the economy. Their fortune will be driven by external condition including overall macro and industry specific factor. External factor affect every company in industry. जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो सभी कंपनीज को इफेक्ट करती है। हाउ अ इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्म ऑल्सो डिपेंड अ लॉट ऑफ कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर। तो उस फैक्टर्स को अपन अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है। कंपनी, व्हाट इज कंपनी बिजनेस, अपन ने चैप्टर 6 में देखा था, 6.2 में। व्हाट इज द कंपनीज बिजनेस मॉडल, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। डज द कंपनी एंजॉय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, क्या कंपनी कंपटीशन का एडवांटेज उठा रही है अपने अदर्स कॉम्पिटिटर्स से। डज द कंपनी हैव नेसेसरी कैपेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी टू एंड टू विथस्टैंड एनी थ्रेट। कंपनीज मैनेजमेंट competent enough to identify and execute the appropriate strategy। ठीक है। मैनेजमेंट का विजन कैसा है कंपनी के फ्यूचर के लिए। ठीक है। डज द कंपनी हैव नेसेसरी गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट द बोर्ड एंड मैनेजमेंट विल एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर। क्या कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट क्या कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स के लिए कैसा काम कर रहे हैं, ये देखना भी जरूरी होता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है और एग्जीक्यूटेड है, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल। ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टिंग क्या होती है? ऑल अबाउट पार्ट ओनरशिप इन बिजनेस। अपन किसी भी बिजनेस का एक पार्ट को ओन करते हैं, ऑनरशिप खरीदते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस और बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले आपको बिजनेस का पता होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल का पता होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। आज के टाइम में कोई नहीं करता है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन एनी बिजनेस हैज अ क्वेश्चन। तो किसी भी कंपनी में आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे तो आपके माइंड में क्या करेगा? व्हाट डज कंपनी डू, कंपनी क्या करती है, और हाउ डज इट डू, यानी कि कैसे करती है। हु आर द कस्टमर, कस्टमर कैसे हैं, और वो कस्टमर उनके प्रोडक्ट और सर्विस को क्यों बाय कर रहे हैं। और हाउ डज द कंपनी सर्व द देयर कस्टमर्स। तो कंपनीज अपने कस्टमर को कैसी सर्विस दे रही है। ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल फंड मैनेजर है आर नेवर ट्राई टू ऑफ रिपीटिंग दिस थॉट दैट वन मस्ट इन्वेस्ट ओनली इन सच फर्म वेयर वन अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है। हमेशा एक ही चीज है, जो बिजनेस को आप समझते हैं उसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है, डू आई अंडरस्टैंड बिजनेस, क्या आपको बिजनेस समझ में आता है। नो एनालिस्ट शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ही सी कैन नॉट एड्रेस व्हाट कंपनी डज इन अ लाइट विथ प्रिसाइसनेस एंड क्लैरिटी। ठीक है। इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है।
देयर आर 4,000 कंपनी लिस्टेड एंड एक्टिव ऑन इंडियन एक्सचेंज। ठीक है, 4,000 कंपनी लिस्टेड है। आप सभी को तो ट्रैक नहीं कर सकते, सभी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इन्वेस्टर शुड कंसिडर बाइंग अ शेयर ऑफ फ्यू कंपनी दे अंडरस्टैंड रेदर देन इन्वेस्ट इन अ नंबर ऑफ कंपनी दे डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, इन्वेस्टर क्या करता है, कुछ कंपनीज में बाय करते हैं जिसकी उनको अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज को बाय नहीं करते जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, जैसे वॉरेन बफेट के अनुसार वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। तो वाइड डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कंपनी करने क्या वाली है। ठीक है, आपको बिजनेस का पता ही नहीं है, इसलिए आपने बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया, यानी कि 40, 50, 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ठीक है, ईच सेक्टर, सभी कंपनीज के सेक्टर का इवैल्यूएशन का एक यूनिक पैरामीटर होता है। जैसे रिटेल सेक्टर, फुटफॉल एंड सेम स्टोर सेल, कितने कस्टमर पर डे उस रिटेल स्टोर में आते हैं और उस स्टोर की सेल कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ना। बैंकिंग में क्या देखते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है, एनआईआई, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितनी है आपकी। टेलीकॉम में अपन क्या देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एआरपीयू। ठीक है, होटल्स में क्या देखते हैं अपन, एवरेज रूम टैरिफ कितना है। एनालिस्ट मस्ट पोजेस इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सेक्टर वाइल रिसर्चिंग कंपनीज। ठीक है, कंपनी का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए एनालिस्ट को, जब यानी कि आपके पास बहुत नॉलेज होना चाहिए सेक्टर का जब आप कंपनी को अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं। सभी कंपनी का एक यूनिक वे होता है डूइंग बिजनेस। द efficiency with which product and service are produced and delivered to the customer may vary from one business to another, will significantly impact its earning. ठीक है, it become imperative for analysts to understand the entire business model of the company. ठीक है, जैसे मैनेजमेंट गुरु गैरी हैमेल ने कहा है, कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस इज नॉट बिटवीन प्रोडक्ट। कंपटीशन मार्केट में प्रोडक्ट के बीच नहीं होता और सर्विस के बीच नहीं होता, कंपटीशन होता है बिजनेस मॉडल का, बिजनेस मॉडल ऑफ द कॉम्पिटिटिंग कंपनी। आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस में कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस पावर, key factor to looking while studying the business of company is the pricing power, as that would help a company maintaining and growth its profit margin. Pricing power refer to company ability to independently determine and charge the price of its product. ठीक है, प्राइसिंग पावर क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो कंपनी की एबिलिटी है कि वो स्वतंत्रता से अपने प्राइस को चेंज कर सकती है। ठीक है, और डिटरमाइन कर सकती है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को। ठीक है, और प्राइस को इंप्रूव करने के बाद, बढ़ाने के बाद आप कस्टमर को भी लॉस लूज नहीं करें, ये ज्यादा बेस्ट होता है। जिस कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होता है would be able to pass off any escalation in input cost to its customer. They can also increase their price when demand is strong and thus grow their margin. ठीक है, most often price is driven by industry factor that affect the company in industries. ठीक है, जैसे फैक्टर इंक्लूड क्या क्या है, कंपटीशन इंटेंसिटी इन इंडस्ट्री, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, और लेवल ऑफ कमोडिटाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। ठीक है, जो प्राइसिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, 2 सेकंड में मैं आया।
ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर दैट पोजीशन अ कंपनी डिफर फ्रॉम इट्स पीयर्स। ठीक है, कंपनी का जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है जो दूसरे कंपनी से उसको डिफर करता है, जैसे लीडरशिप पोजीशन, नेचुरल लीडरशिप, ब्रांड एफिनिटी अमंग कस्टमर एंड इट्स कॉस्ट बेस। ठीक है, जैसे सेवरल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। ठीक है, स्मॉलर प्लेयर इन इंडस्ट्री प्राइजेस देयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्राइस सेट बाय रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री जैसा प्राइस तय करती है, छोटे प्लेयर भी उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि वो नेचुरल इंडस्ट्री लीडर है। ठीक है, रिलायंस द एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली प्राइस देयर प्रोडक्ट, वो स्वतंत्रता से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा सकते हैं। कंपनी विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड परसेप्शन, ब्रांड लॉयल्टी इज लाइकली टू बी एबल द प्राइस देयर प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, लो कॉस्ट बेस्ड हेल्प अ कंपनी टू कीप देयर प्राइसिंग लो विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट कॉम्पिटिटर फॉलोइंग सूट एज रिड्यूसिंग प्राइस में नॉट बी फिनेंशियल वायबल फॉर द लेटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। चैप्टर 7 से बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप से आते हैं या क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसको और ज्यादा आपको फोकस करके रीड करना होगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर द कंपटीशन। एवरी इंडस्ट्री, सभी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, सम प्लेयर डू बेटर देन अदर। किसी भी इंडस्ट्री में, या आपने देखा होगा कुछ प्लेयर बहुत अच्छा करते हैं, कुछ बाकी लोग बहुत खराब भी करते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री लाइक टू परफॉर्म इन फ्यूचर। तो एज अ एनालिस्ट हमारी क्या सोच होती है कि फ्यूचर में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द कंपनी इज लाइकली टू परफॉर्म विज़ इट्स कॉम्पिटिटर इन इंडस्ट्री। तो वो क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, differentiating factor of company compared to its competitor can be categorized into three areas. पहला, differentiation in product feature, competitive pricing driven by operational efficiency और better execution। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और पहला होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, वन वे इन विच अ कंपनी कैन outdo its competition by incorporating better feature in product, this would appeal to its target customer group। ठीक है, the differentiating feature can be in term of product quality to its functionality। ठीक है, this would help them create value proposition for their customer and is likely to help company attract more customer than its competitor। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये है कि आप सेम प्राइस में ज्यादा फीचर्स अपने कस्टमर को या टारगेट कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी की स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम भी होती है, जो कल्चर ऑफ इनोवेशन, बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, जो हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होती है जहां बहुत सारे प्लेयर होते हैं जो कॉन्स्टेंटली न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह क्या होता है, वह जो लीडरशिप पोजीशन है वन प्लेयर टू अनदर शिफ्ट होते रहता है। ठीक है, अगर आपके पास न्यू इनोवेशन के लिए टेक्नोलॉजीज नहीं है या आप न्यू इन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट में बेस्ट फीचर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप मार्केट से आउट भी हो सकते हैं। ठीक है, therefore need to compare the product of company with that its competitor to see if they have offer better features। ठीक है, फिर होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। Another way of company can compete better with their competitor is by pricing their product competitively. If customer perceive product of many company to be similar in nature, they are likely to prefer that price at lower end compared to this at price at higher end। अगर कोई भी कस्टमर है जो दो प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है और दोनों में फीचर्स उनको सेम मिल रहे हैं, तो वो लो कॉस्ट वाले को प्रिफर करेंगे, ना कि आपके कॉस्टली को प्रिफर करेंगे। जैसा आपने मोबाइल फोन में भी देखा होगा, मोबाइल फोन्स में कोई भी दो कंपनी के अगर आप मोबाइल फोन देखेंगे तो फीचर सबके सेम रहते हैं, लेकिन जो ज्यादा यानी कि प्राइस सबका सेम होता है, जिसके थोड़े से फीचर्स ज्यादा होते हैं वो
कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर क्या कई बार ये भी करते हैं कि वो दूसरी कंपनी की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और अपने प्राइस को लो कर देते हैं, ठीक है। इफ कंपनी कॉस्ट इज लोअर देन अदर प्लेयर, तो दस इट कैन सस्टेन लो प्राइस एडवांटेज, ठीक है। अगर कंपनी अपनी प्राइस अदर प्लेयर से कम रखती है तो वो भी सरवाइव कर सकती है, ठीक है। कॉम्पिटिटर वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन अ प्राइस दैट इज लोअर देन इट्स कॉस्ट, ठीक है। Price differentiation are easily to spot in a industry that produce high कमोडिटी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं कमोडिटाइज, उसमें प्राइस का डिफरेंशिएशन करना इजी होता है, ठीक है। जैसे कंपेयर, ठीक है। इन अदर इंडस्ट्री बिकम डिफिकल्ट, जैसे एक एनालिस्ट कंपेयर करना चाहता है टोयोटा कैमरी विथ होंडा सिविक, ठीक है। लेटर माइट बी लेस एक्सपेंसिव, कम कैमरी ज्यादा महंगी आती है, होंडा सिटी थोड़ी कम सस्ती आती है, ठीक है। बट द फॉर्मर, टोयोटा कैमरी में ज्यादा फीचर्स हैं, तो इन दोनों का लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन सच केस एनालिस्ट कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट ऑफर द एंड यूजर बेटर वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। ऐसे एनालिसिस में अपने को क्या ट्राई करना रहता है एज अ एनालिस्ट, कि अपन प्रोडक्ट को यानी कि ऐसे आइडेंटिफाई करे प्रोडक्ट जो बेटर एंड कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है। आपको वैल्यू फॉर मनी सर्विस मिलनी चाहिए। फिर होता है एग्जीक्यूशंस, अनदर वेरी क्रिटिकल फैक्टर दैट हेल्प अ कंपनी टू डू बेटर देन कॉम्पिटिशन इन कंपनी एबिलिटी टू एग्जीक्यूट बेटर। Companies that manage to communicate better with their customer or execute a better sales strategy through a focus approach can do a better than their competitors. Execution capability can be studied by looking at the past track record of company as well as its management, ठीक है। आप कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आप कस्टमर को कितना कन्वे कर सकते हैं, कितने अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स की जो स्ट्रेटजी है जो आपने बनाई है उस पे कितना आपका फोकस है, उसके थ्रू आप कैसे कॉम्पिटिटर से बेटर कर सकते हैं, ये होता है एग्जीक्यूशन पार्ट, ठीक है। फिर होता है स्ट्रेंथ, ये स्वॉट एनालिसिस, SWOT, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज, एक्स जो बाहरी इन्वायरमेंट है अपन ने लास्ट चैप्टर में देखा था कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। चेंज होने से न्यू अपॉर्चुनिटी भी आती है और न्यू चैलेंज भी क्रिएट होते हैं। जहां नए अवसर आते हैं कंपनी वहां पे अच्छी पोजीशन रखती है, एडवांटेज लेती है, ठीक है। सिमिलरली न्यू चैलेंज और थ्रेट इमर्ज, दो चीजें होती है, या तो नया चैलेंज मिलेगा या तो आपको डर बना रहेगा। ऐसी जगह वो कंपनी अच्छा करती है जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है, ठीक है। जिस कंपनी का फंडामेंटल खराब होता है वो चैलेंज को फेस नहीं कर पाती या डूब जाती। जैसे एज ए एनालिस्ट अगर आपको कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल एज वेल एज इट्स रिस्क टोलरेंस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और रिस्क टोलरेंस कैसा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल कोविड के टाइम में बहुत सारे बिजनेस में डिसरप्शन आया, लॉकडाउन हुआ, बहुत बड़ा थ्रेट था वो। जितनी कंपनी वीक फाइनेंशियल पोजीशन वाली थी उनकी और स्थिति खराब हो गई, लेकिन जिसकी स्थिति बहुत स्ट्रांग थी वो लॉकडाउन को सरवाइव कर पाए। तो ये होता है SWOT, सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं बिजनेस के फंडामेंटल को, ठीक है। तो स्वॉट इज अ एक्रोनिम्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है कंपनी की, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट जो होता है एक्सटर्नल होता है, इसको याद रखिएगा। जो S और W होता है इंटरनल, O और T जो होता है वो आउटसाइड होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस में आपको क्या करना है,
आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ और वीकनेस, देन आइडेंटिफाई करना है कि अपॉर्चुनिटी क्या है जो एक्सप्लॉइट हो सकती है, और थ्रेट क्या है जिससे कंपनी वल्नरेबल कंडीशन में जा सकती है। Analyst can identify opportunity and threat first and then identify what strength of company will help them exploit the opportunity and what weakness make them vulnerable to external threat. ठीक है। The first approach is suitable for company when they are deciding their strategy. External observer like a equity analyst, the second is more suitable. ठीक है। In a typical EIC framework, as the analyst study the external condition first, then study the company. The second approach fall more in the logical order of things. इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो शुरू की दो है एस और डब्ल्यू, वो कंपनीज के लिए बेस्ट होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, जब वो अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड करती है। लेकिन ऐसा इक्विटी एनालिस्ट अपने को ओ और टी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट में काम कर रहे हैं। ठीक है। ईआईसी फ्रेमवर्क में एनालिस्ट स्टडी करते हैं एक्सटर्नल कंडीशन फर्स्ट, देन स्टडी द कंपनी। ठीक है। इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस फ्रेमवर्क में पहले अपन एक्सटर्नल कंडीशन को स्टडी करते हैं, फिर अपन स्टडी करते हैं कंपनी को। ठीक है। ये याद रखिएगा, कई बार इससे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकता है। अभी भी मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो ये चैप्टर है ये थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है तो बहुत इजी, लेकिन घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। फिर होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ रिफर टू इंटरनल कैपेबिलिटी ऑफ कंपनी दैट अलाउ टू एक्सप्लॉइट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। जैसे स्ट्रेंथ क्या होती है किसी कंपनी की? स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, हाई वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लो कस्टमर कंसंट्रेशन, लो कॉस्ट और हाई मार्जिन, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट कंपनी और गवर्नमेंट, एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड। ये स्ट्रेंथ होती है। वीकनेस क्या होती है? वीक फाइनेंशियल पोजीशन, हाई फिक्स कॉस्ट, लो मार्जिन, हायर कस्टमर कंसंट्रेशन, सिग्निफिकेंट लीगल केस बहुत सारे होते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं होता कंपनी के पास स्ट्रेटजी बनाने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहां दिया है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्फ ड्राइविंग कार कैन बी वीकन अ इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी। ठीक है। इफ देयर आर कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री दैट इज लाइकली टू फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सच कार। ठीक है। In no such opportunity is like to exist in same foreseeable future. This may still a weakness, but not the immediate relevance. ठीक है। Sequential decline in revenue और profit is not a weakness. देखिए, थोड़ा सा डिक्लाइन होना रेवेन्यू और प्रॉफिट, इंस्टेंटली आप उसको वीकनेस में नहीं कर सकते। ठीक है। Unless it is likely to make company lose out a new business opportunity or make it ineligible for loan or create any other vulnerability. ठीक है। SWOT analysis is very good framework. Analysts should be very that an outsider they may not be able to identify all strength and weakness of company. No company would publicly disclose the cloud they have the government or in the government or strength of their lobby. If company has been intentionally hiding their financial woes through creating accounting, तो ये भी इजी नहीं होता आपको फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना। ये जो लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी कंपनी का आप गवर्नमेंट के साथ लॉबी कितनी है या स्ट्रेंथ कितना अच्छा गवर्नमेंट के साथ उनका बनता है या उनकी लॉबी कितनी स्ट्रांग है, ये आप नहीं जान सकते हैं। सेम वैसे ही अगर कोई कंपनी अपने फिनेंशियल्स अकाउंटिंग को इंटेंशनली गलत बता रही है या बहुत हाई एफ हाई बता रही है, तो वो भी एक तरीका का फ्रॉड होता है जिसको एज अ एनालिस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज जो अवसर होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्रिएट होते हैं। ठीक है। जैसे सर्टेन इवेंट कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर फास्ट ग्रोथ। जैसे कोविड आया तो बहुत सारी कंपनी दुनिया में बंद हो गई,
उससे क्या हुआ, बहुत सारी कंपनी ने अपना प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट चाइना से बाहर कर दिया। ये अवसर किसके लिए अच्छा हुआ? ये अवसर दूसरे देशों के लिए बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, जो फास्ट ग्रोइंग जैसे इंडिया या दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए फायदा हुआ, बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ शिफ्ट हो गई। ठीक है, सेम वैसी टेक्नोलॉजी में एक अवसर आया था जब चेंज इन रेगुलेशन एंड एनी सच फैक्टर, जैसे कंपनी एक्ट 2013 इम्प्लीमेंट हुआ। कंपनी एक्ट 2013 जब इम्प्लीमेंट हुआ तो बहुत सारे कंसल्टिंग फर्म को अवसर मिला कि आपको सर्विस दे और आपको इम्प्लीमेंटेशन और कंपनीज के न्यू लॉज के बारे में आपको बता सके। ये सेकेंड अवसर हुआ। Y2K प्रॉब्लम आया था, जिससे इंडियन आईटी सर्विस प्रोवाइडर ने मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन प्लान प्लान जो सर्विस है वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड की थी। Y2K जो प्रॉब्लम आया था सन 2000 में आया था। ठीक है, कंपनी को और भी अवसर मिलते हैं टू एक्सपेंड जियोग्राफिकल फुटप्रिंट, सम जियोग्राफिकल लोकेशन में बी आउट ऑफ बाउंड एंड सम बिजनेस आइदर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग कैपिटल कंट्रोल रेगुलेशन और पुअर मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एडवर्स मार्केट कंडीशन कैन थ्रो अपॉर्चुनिटी फॉर कंसोलिडेशन, जैसे जेट एयरवेज सस्पेंड हो गया ऑपरेशन 2090। ठीक है, एक कंपनी के खराब करने से दूसरों को अवसर मिल जाता है। ठीक है, जेट बंद हो गया तो उससे फायदा किसको मिला? दूसरी कंपनीज को। ठीक है, similarly in recessionary economic condition, lower price of shares and lower interest rate can provide opportunity for strong buyer player to acquire other player in industry। जैसे रिसेशन में कंपनीज के शेयर्स के दाम कम रहते हैं, इंटरेस्ट रेट लो कम रहता है, तो बड़े प्लेयर्स ऐसे समय को अवसर बनाते हैं और छोटी छोटी कंपनियों को एक्वायर करते हैं। ठीक है, ट्रेड भी एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। जैसे थ्रेट में आता है इकोनॉमिक रिसेशन, जिससे बहुत सारे कंपनीज में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होता है और बहुत सारी कंपनी अपना फॉर्च्यून मिस कर देती है। रेगुलेटरी हेडवाइंड, जैसे गवर्नमेंट ने बैन किया सिंगल यूज प्लास्टिक, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक बनाते थे वैसे मैन्युफैक्चरर्स अचानक से खत्म हो गए मार्केट से। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बीपीओ इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा खतरा हुआ। ये चीजें आती है सर, इसको थोड़ा और अच्छे से और स्टडी कर लीजिएगा। मैं तो अपने तरीके से जितना डिटेल हो सके मैं उतना तो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, फिर डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री, उससे क्या होता है कि एंट्री बैरियर रिमूव हो जाता है, जिससे कंपटीशन हाई हो जाता है। जैसे आरबीआई ने बहुत सारे न्यू बैंक्स को लाइसेंस दे दिया। ठीक है, जिससे एग्जिस्टिंग बैंक्स के बीच में कंपटीशन हाई हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। आइडेंटिफाई करना थ्रेट एंड वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, जैसे कि देयर इज ऑलवेज ऑफ ब्लैक स्वान इवेंट, जैसे कोविड क्राइसिस। ठीक है, इट मे नॉट बी प्रूवन टू इंक्लूड ऑल पॉसिबल थ्रेट एज द लिस्ट वुड बी टू लॉन्ग। ठीक है, एक मैंने ये बता दिया, बहुत सारी लिस्ट होती है कि वीकनेस कहीं से भी आ सकती है, थ्रेट कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो SWOT, इसको डिटेल में पढ़िएगा, यहां से दो चार क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को ही पूछ देता है, जैसे मैं आरबीआई का एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे बीपीओ का बताया मैंने। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक का बताया, ये आ जाता है। जेट एयरवेज का भी एग्जाम्पल कई बार पूछ देता है, Y2K प्रॉब्लम पूछता है, कंपनी एक्ट, टेक्नोलॉजी, कुछ भी आ सकता है। तो इस बुक को पढ़ने से जो फायदा मिलता है उसका तो अपन हिसाब ही नहीं लगा सकते ना। ये फायदा है, तो यहां तक अच्छे से देखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक